चलिए शुरू करते हैं। द कॉमर्स एकेडमी का इनकम टैक्स क्लासेस सीरीज में मैं आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। तो ब्रेक के पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सेप्शन टू दी सेक्शन 45 सबसेक्शन 1, जिसमें ये बात हो रहा था कि 45 सबसेक्शन 1 ये बोल रहा है जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होगा उसी ईयर में कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स इम्पोज की जाएगी, मगर देयर इज द एक्सेप्शन टू द रूल। 45 सबसेक्शन 2 में ये बोल रहा था अगर कोई कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है तो इन दैट केस कैपिटल गेन विल बी लेव्ड इन द ईयर ऑन विच सच स्टॉक इन ट्रेड आर सोल्ड, राइट। जिस ईयर में एसेट का सोल्ड होगा उसी ईयर में टैक्स इम्पोज की जाएगी ऑन कैपिटल गेन के ऊपर। अगर कोई स्टॉक को प्रोपोर्शनेटली हम सेल कर रहे हैं देन कैपिटल गेन ऑल्सो भी प्रोपोर्शनेटली टैक्स्ड, राइट। और हमने पढ़ा था और हमने पढ़ा था 44 EC में एक एग्जेम्पशन था। अगर ट्रांसफर होने के 6 महीने के अंदर अंदर जो भी हमने कैपिटल गेन अर्न किया है उससे कोई और कोई कैपिटल एसेट परचेज करने में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसका एग्जेम्पशन मिलेगा। ध्यान दीजिए, ये कैपिटल गेन जो भी अराइज होगा फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग होना चाहिए। अगर कोई लैंड और बिल्डिंग बेस के जो भी कैपिटल गेन आ रहा है, अगर उसी कैपिटल गेन को कहीं हम दूसरे कैपिटल एसेट परचेज करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो कैपिटल गेन का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, जो कि हम बाद में एग्जेम्पशन जब डिस्कस करेंगे फुली डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमने ये पढ़ा था अगर कोई कंपल्सरी एक्विजिशन एसेट कैपिटल एसेट का हो रहा है जिस ईयर में कॉम्पेंसेशन मिलेगा। 45 सबसेक्शन 5 में ये बोल रहा था जिस ईयर में आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा उसी ईयर में आपका क्या हो जाएगा टैक्स इम्पोज किया जाएगा, राइट। वहां पे हमने पढ़ा था अगर आरसीसी का कोई दिक्कत है रिगार्डिंग कॉम्पेंसेशन लेकर वो कोर्ट में जा सकता है। इन दैट केस अगर कोर्ट ने क्या किया एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन आरसीसी को ग्रांट कर दिया, इन दैट केस जब भी एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन आरसीसी को रिसीव होगा उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। एंड अगर कंपल्सरी एक्विजिशन का जो भी कॉम्पेंसेशन आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट पे मिल रहा है देन फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मिलेगा उसी ईयर में फुल्ली कैपिटल गेन के ऊपर में टैक्स लग जाएगा। एंड इन केस ऑफ एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन अगर प्रोपोर्शनेटली हम रिसीव कर रहे हैं तो इन दैट केस एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन विल बी टैक्स्ड व्हेन इट इज रिसीव्ड, राइट। हमने ये भी बात भी कवर किए थे और क्या कवर किए थे। उसके बाद हमने एक्सेप्शन टू द एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन भी हमने डिस्कस किए थे। अगर हमने पढ़ा था अगर कोई एसएससी कोर्ट में क्लेम कर रहा है रिगार्डिंग द कॉम्पेंसेशन एंड कोर्ट दो ऑर्डर पास करता है, एक होता है इंटरिम ऑर्डर, दूसरा होता है फाइनल ऑर्डर। जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आएगा तब तक एनहांस्ड कॉम्पेंसेशन के ऊपर टैक्स नहीं लेवी होगा इवन दो इट हैज बीन रिसीव्ड बाय एसएससी। अगर एसएससी भी रिसीव कर चुका है फिर भी टैक्स नहीं लगेगा जब तक फाइनल ऑर्डर नहीं आया है, राइट। और उसके बाद और क्या हमने पढ़ा था यहीं तक पढ़ा था। अभी हम शुरू करेंगे सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, राइट। 1 कैपिटल A, राइट, दैट इज डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। अगर कोई कैपिटल एसेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके ऊपर कैपिटल गेन कैसे लगेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो भी कैपिटल एसेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है अगर उसी एसेट के ऊपर कुछ भी इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा such amount of insurance claim will be your full value of consideration हो जाएगा, राइट। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा जितना अमाउंट का हमने इंश्योरेंस क्लेम रिसीव करेंगे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स है जिसका ये एक हाउस प्रॉपर्टी, सुंदर सा प्यारा सा एक हाउस प्रॉपर्टी है, कैपिटल एसेट है, बिल्डिंग है, राइट, जो कि प्रीवियस ईयर 1-2 में वो परचेज किया था फॉर 5 लाख रुपीज। 5 लाख में वो एसेट को परचेज किया था। उसने क्या हुआ, दिवाली के दिन पर वो घर में आकर क्या हो गया, एक रॉकेट घुस गया, राइट, जो कि एक घर में आग ही आग, सिर्फ आग ही आग आ रहा है इस घर में दिवाली के, राइट। फटाका फूटने से क्या हो गया, वो घर जल गया, राइट।
इधर आप देख सकते हैं ये सिर्फ आग ही आग है, चारों तरफ आग ही आग है, राइट। मिस्टर एक्स को मिस्टर एक्स का घर जल गया, राइट। वो क्या कर रखा था, मिस्टर एक्स ने इंश्योरेंस कर रखा था उनका कैपिटल असेट के ऊपर, दैट इज बिल्डिंग के ऊपर, राइट। प्रीवियस ये आग कब आया, 1920 में आग आ गया, राइट। 1920 में आग आ गया। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A टैक्स उसी ईयर पे इंपोज होगा जिस ईयर में इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा। चलिए हम डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए एक्स ने इंश्योरेंस कर रखा था एंड इंश्योरेंस का क्लेम रिसीव्ड हुआ इन द प्रीवियस ईयर, दैट इज 2021, कितना अमाउंट का रिसीव हुआ, 40 लाख का इंश्योरेंस अमाउंट रिसीव हुआ, राइट। आज इट वाज इंश्योर्ड, जबकि ये इंश्योर्ड हो रहा था, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दे दिया। तब इंश्योरेंस डिपार्टमेंट वाले में जो भी इंश्योरेंस कंपनी वाला का डिपार्टमेंट अधिकारी था वो आ गए, क्या लेके, कटोरे लेके आ गए, दो हमें क्या दो, कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स दो। तब इनकम टैक्स वाले आकर ने टैक्स मांग लिया, राइट। ड्यू टू रिलिंक्विशमेंट ऑफ द राइट, रिलिंक्विशमेंट अभी क्या हो गया, हमने पढ़ा था ट्रांसफर में एक आया था एक्सटिंग्विशमेंट एंड रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स। यहाँ पे रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट हो रहा है मिस्टर एक्स का। मैंने बताया था रिलिंक्विशमेंट का मतलब मैं आगे जाकर समझाऊंगा आपको। यहाँ आ रहा है रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स का मतलब जो कि इस बिल्डिंग के ऊपर मिस्टर एक्स का राइट्स था वो अभी खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका है, राइट। तभी उसे क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। एंड जो भी अमाउंट रिसीव किया, कहां से रिसीव किया, फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, दैट विल बी योर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एंड वहां से हम कॉस्ट ऑफ जो भी हमारा एक्विजिशन था, इंप्रूवमेंट था, उससे लेस कर देंगे। बाकी जो अमाउंट आ जाएगा उससे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन कहेंगे, राइट। उससे हम क्या कहेंगे, कैपिटल गेन कहेंगे। ध्यान दीजिए क्या हुआ है क्या हुआ है, इनकम ड्यू टू रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स को क्या मान लिया जाएगा, ट्रांसफर मान लिया जाएगा। मिस्टर एक्स ने कोर्ट में गया एंड उसने भी डिसीजन इन फेवर ऑफ एक्स दे दिया, राइट। उसने क्या कर दिया, कोर्ट में मिस्टर रो के जा रहा है कोर्ट के पास, राइट। मिस्टर एक्स रो के कोर्ट के पास गया एंड कोर्ट भी क्या कर दिया, डिसीजन दे दिया किसके पास, मिस्टर एक्स के फेवर में डिसीजन दे दिया। क्योंकि वो तो अनाथ हो गया, वो तो लूट गया, आग आने से उसका घर तो वो तो बेबस हो गया, उसके ऊपर फिर क्यों हम टैक्स इंपोज कर रहे हैं। तभी लॉ में करने एक न्यू सेक्शन इंसर्ट की जिसका नाम है सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A, राइट। वहां पे ये लॉ मेकर ने ये चार बात लिखा, अगर किसी का घर जल रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहां पे उनका राइट्स खत्म हो रहा है, रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स हो रहा है, ड्यू टू एनी 4 रीजन। पहला है आपका नेचुरल कैलामिटी, जैसे कि आपका अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, फ्लड आ गया। इसके कारण आपका क्या हो रहा है, नेचुरल कैलामिटी के वजह से आपका हाउस प्रॉपर्टी और एनी कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है, जहां पे आपका रिलिंक्विशमेंट ऑफ राइट्स आ रहा है। रियट जैसे कि हिंदू मुस्लिम के बीच में क्या हो गया, दंगा हो गया, राइट। हिंदू मुस्लिम के बीच क्या हो गया, दंगा हो गया और किसका घर जल गया, राइट। जैसे कि इस साल हुआ था, शायद दिल्ली में हुआ था। एनमी अटैक मीन्स जो भी आपका अटैक हो रहा है, मान लीजिए इंडिया पाकिस्तान का वार हो गया, जो भी हमारा बॉर्डर के पास जो भी जिसका कैपिटल एसेट था वो क्या हो गया, उसका भी काम बन गया, राइट। और फायर एक्सप्लोर, राइट। अगर आग की वजह से किसका क्या हो रहा है, कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है इन 4 कारण, सिर्फ इन 4 कारण। पहला क्या है, नेचुरल कैलामिटी, रियट, एनिमी अटैक, फायर एक्सप्लोजर। फिर से बोलो, नेचुरल कैलामिटी, रायट, एनिमी अटैक एंड फायर एक्सप्लोजर। इस 4 कारण के वजह से और किसका क्या हो रहा है, हाउस प्रॉपर्टी और कैपिटल एसेट डिस्ट्रॉय हो रहा है। एंड
इफ इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, अगर उसमें क्या मिल रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड हो रहा है, then it will be treated as transfer in the year of destruction, year of destruction। कहां पे उसे ट्रांसफर मान लिया जाएगा, जिस ईयर में आग लगा था, जिस ईयर में आग लगा था, अगर 1920 में आग लगा तो ट्रांसफर किस ईयर का मान लिया जाएगा, 1920 में ट्रांसफर हुआ है ये मान ली जाएगी, राइट। एंड व्हेन एंड विल बी टैक्स इन द ईयर इन व्हिच कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड, मैंने आपको पहले से भी बता रखा है, जिस ईयर में आपको कॉम्पेंसेशन मिलेगा इंश्योरेंस कंपनी आपको क्या कर देगा, सेटलमेंट कर देगा, क्लेम सेटलमेंट कर देगा। मान लीजिए 2021 में इंश्योरेंस कंपनी ने आपको क्या कर दिया, सेटलमेंट दे दिया, तो 2021 में क्या हो जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाएगा। टैक्स हम कैपिटल गेन हम कैसे कंप्यूट करेंगे, आप सबको पता है, कैपिटल गेन हम सेक्शन 48 से कंप्यूट करते हैं, जहां पे आता है आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन हो जाएगा आपका क्लेम अमाउंट, जितना क्लेम अमाउंट आपको मिला दैट विल बी योर, कितना आ जाएगा, हमारा एग्जाम्पल में शायद 40 लाख था। एंड यहाँ पे दे रखा है, मैंने नीचे दे रखा है, जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा, आपको मिल जाएगा। सर हमें फिर से याद दिला दो, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कब हम लेंगे, जहां पे आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, जहां पे आपका क्या होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, उससे हम वहां हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे। अगर मेरा कैपिटल एसेट क्या हो रहा है, लॉन्ग टर्म हो रहा है, इन दैट केस मेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाएगा। सर हमें शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैसे पता चलेगा, मैंने आपको एक चार्ट बताया था, वो पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करेंगे, 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर, यहाँ पे वहां पे याद कीजिए, जनरल केस होगा तो पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर 3 साल से ज्यादा हो रहा है उसे लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, एंड 3 साल से कम हो रहा है पीरियड ऑफ होल्डिंग उससे शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहेंगे। अगर कोई मेरा सिक्योरिटी क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया में क्या हो रहा है, लिस्टेड हुआ है अदर देन यूनिट, बट यूनिट में क्या आपका आया था, म्यूचुअल फंड का इक्विटी ओरिएंटेड आया था, जेसीबी केस आया था। इन दैट केस हम क्या करेंगे, पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 ईयर चेक करेंगे, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग 1 साल से ज्यादा होगा तो उसे लॉन्ग टर्म, अदरवाइज शॉर्ट टर्म। एंड अदर केस जो भी अनलिस्टेड शेयर सिक्योरिटी होगा, और हमने बताया था कोई फॉरेन कंट्री में क्या हो रहा है, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज है, वहां पे किसी कंपनी का क्या हो रहा है, शेयर लिस्टेड हो रहा है, और इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में हम पीरियड ऑफ होल्डिंग 2 साल चेक करेंगे, राइट। ओके तो आप लोग को सब याद हो गया होगा। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम कैसे लेते हैं, जो भी आपका कॉस्ट है, मान लीजिए 5 लाख मेरा कॉस्ट है, मैंने प्रीवियस ईयर 1-2 में लाया था, जिस ईयर में लाया था बेस ईयर का इंडेक्सेशन यहाँ ले जाएंगे, दैट इज 01-02 में जो आपका परचेज ईयर में जो आपका इंडेक्स था, एंड जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, इन दिस केस जिस ईयर में आग लगा, जिस ईयर में फायर ऑकर हुआ, उस ईयर का इंडेक्स मान लीजिए 270 था, तो ओ हो जाएगा 15-16 का मान लीजिए, तो ओ हो जाएगा क्या आपका, क्या हो जाएगा इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो जाएगा, राइट। व्हाट इफ घर के बदल घर मिलता है, तो मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी ने क्या नहीं दिया, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने घर के बदल एक घर दे दिया। यहाँ पे मेरा घर में क्या आ गया था, आग आ गया था, कहीं दूसरे जगह इंश्योरेंस कंपनी ने मेरे को क्या कर दिया, घर दे दिया। इन दैट केस इस घर का जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा उससे हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे। चलिए पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इफ घर के बदले घर मिलता है तो देन एफएमबी ऑफ हाउस रिसीव्ड विल बी ट्रीटेड एज अमाउंट ऑफ कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्पेंसेशन देन डिडक्ट द जो भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट एज द केस में बी, देन रिमेनिंग अमाउंट विल बी treated as capital gain. I hope you are clear till this point and you all are getting my point, right? What if no compensation is received, then
इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ए ट्रांसफर, देन नो कैपिटल गेन विल बी ट्रांसफर। एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए, जो भी 45(1)(a) का कंडीशन, इस 4 कारण के वजह से आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होना चाहिए और आपका राइट्स रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए एंड इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड होना चाहिए। अगर ये 2 कंडीशन है तो हम उसे क्या मानेंगे, ट्रांसफर मानेंगे। ट्रांसफर होने पर कैपिटल गेन आएगा, देन कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स इंपोज होगा। अगर ट्रांसफर नहीं होगा, देन कैपिटल नहीं आएगा, देन टैक्स भी नहीं आएगा। आई होप यू ऑल आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए आगे। देन आपका ये आता है, क्या हम कैपिटल लॉस या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंप्रूवमेंट का कैपिटल लॉस ले सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए मेरे को कुछ भी इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन नहीं मिल रहा है, नो कॉम्पेंसेशन मिल रहा है, देन इन दैट केस आप ये बोल सकते हैं हमारा फेयर वैल्यू, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नील, लेकिन हमारा जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, मान लीजिए ये आपका आ रहा है 10 लाख का आ रहा है सर, क्या उससे हम नेगेटिव कैपिटल गेन 10 लाख या कैपिटल लॉस ले सकते हैं? जी हाँ, हम ये नहीं, जी नहीं, हम उसे नहीं ले सकते। क्या नहीं ले सकते? कैपिटल लॉस नहीं ले सकते। ध्यान दीजिए, गेन और लॉस तभी होगा जब एसेट का क्या होगा, जब एसेट का ट्रांसफर होगा। जब एसेट का क्या होगा, ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए 2 कंडीशन था, आपका प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय होना चाहिए, आपका राइट रिलिंक्विशमेंट होना चाहिए एंड इंश्योरेंस कंपनी से आप अमाउंट कॉम्पेंसेशन रिसीव होना चाहिए, तब भी हम ट्रांसफर मानेंगे, राइट। अदरवाइज हम ट्रांसफर नहीं मानेंगे। अगर ट्रांसफर नहीं होगा तो कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस नहीं होगा, राइट। चलिए, उसके बाद आपका पॉइंट आता है, 1 मिनट, उसके बाद आपका पॉइंट आता है दैट इज योर सेक्शन 50 क्लॉज नंबर सेक्शन 50C, राइट। ध्यान दीजिए, प्यारा सा सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट, आप उसे मार्क कर सकते हैं, राइट। सेक्शन 50C में क्या हुआ ध्यान दीजिए, राइट। ओके, ओके, चलिए। ये जो सेक्शन आपका 50C है, दूर दूर तक लिंक है, उसे IFOS से लिंक है। IFOS, सर IFOS क्या है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, दैट इज गिफ्ट के साथ उसका लिंक है। ध्यान दीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं, उसके बाद हम उसे डिस्कस करेंगे। एक मिनट, चलिए। ओके, चलिए, हमने क्या डिस्कस करेंगे अभी? 50C डिस्कस करेंगे, राइट। 50C डिस्कस करेंगे, राइट। मैंने बताया आपको, इंपोर्टेंट मार्क कीजिए। सॉरी, ये वाला IFOS से लिंक नहीं है, ये सिर्फ कैपिटल गेन में आएगा। उसके बाद वाला जो सेक्शन है वो IFO से रिलेटेड है, दैट इज गिफ्ट आ जाएगा, जहां से हम गिफ्ट भी नहीं पाएंगे। 50C आपका कैपिटल के ऊपर डिपेंडेंट है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं क्या, राइट। ओके, ध्यान दीजिए, रहा था, देखिए, मान लीजिए ये मेरा कोई हाउस प्रॉपर्टी है, मेरा कोई क्या है, हाउस है, राइट, जिसका सेल मैंने कर दिया 2 करोड़ रुपये
में सेल कर दिया उस हाउस प्रॉपर्टी को, राइट। जहां मैंने सेल किया, जहां मैंने क्या किया, सेल किया, जब भी मेरा पास ये बंदा आया जो मेरे से ये परचेज किया था, मैंने उससे बोला भाई मैंने 2 करोड़ रुपया चेक में नहीं लूंगा, क्या डीडी में भी नहीं लूंगा, और कैसे लूंगा, मेरे को 1 करोड़ रुपया का कैश चाहिए और 1 करोड़ रुपया का चेक चाहिए। क्यों? पहला क्वेश्चन ये आता है क्यों। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, क्यों आ रहा है। क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपया यहां दिखा दिया तो क्या होगा, मेरे को कैपिटल गेन किसके ऊपर लग जाएगा, मेरा फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 2 करोड़ रुपया आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली मेरा कैपिटल गेन लग जाएगा। अगर मैंने 1 करोड़ रुपया दिखा दिया, मेरा फुल कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मान लीजिए मेरा 2 करोड़ आएगा, यहाँ पे 1 करोड़ आएगा। मान लीजिए मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यहाँ पे आपका 50 लाख आएगा, यहाँ पे आपका 50 लाख आएगा, तो मेरा ज़्यादा कैपिटल किस केस में आएगा, अगर मैंने 2 करोड़ रुपया सेल दिखा दिया तो मेरा कैपिटल गेन 1.5 लाख रुपया आ जाएगा। अगर मैंने 1 करोड़ रुपया का क्या दिखा दिया, FVOC दिखा दिया तो मेरा कैपिटल गेन आ जाएगा सिर्फ 50 लाख का आ जाएगा। तो इन दैट केस मेरे को ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो टैक्स को चोरी करने के लिए, टैक्स को छुपाने के लिए मैंने क्या बताया, मैं बताया भाई मेरे पहले 1 करोड़ रुपया मैं कैश में लूंगा और बाकी 1 करोड़ रुपया मैं चेक में लूंगा। तभी बायर ने बताया मेरे को क्या फायदा होगा, मैंने फिर बायर से ये बताया भाई तेरे को ये फायदा होगा, तेरे को स्टाम्प ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। अगर मान लीजिए हमने एग्रीमेंट कर लिया 1 करोड़ के ऊपर एंड मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी आपका 6% है, तब भी आपको देना पड़ेगा 1 करोड़ का 6%, यानी आपको देना पड़ेगा 0.06 करोड़, यानी 60,000 रुपया का आपको क्या देना पड़ेगा, स्टाम्प ड्यूटी देना पड़ेगा। अगर आपने यहाँ 2 करोड़ सेल दिखा दिया, एग्रीमेंट में पेपर में 2 करोड़ कर दिया, तभी आपका क्या हो जाएगा, जो भी स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए क्या किया, जो था वो बायर जो था, वो कस्टमर जो था, वो भी बोला ठीक है साहब, मैं आपको क्या कर दूंगा, 1 करोड़ कैश में दे दूंगा, 1 करोड़ चेक में दे दूंगा, तो मेरे को क्या हो जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी मेरे ऊपर कम लग जाएगा। इसीलिए बायर भी राजी हो गया। सेलर को क्या हो जाएगा, वो कैपिटल गेन कम हो जाएगा, राइट। जो कि सीजी को पेएबल होना था वो कैपिटल गेन कम हो जाएगा। ध्यान दीजिए, जो भी कैपिटल गेन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है एंड जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी है दैट बिलोंग्स टू योर स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे गवर्नमेंट दुख हो गया। ये तो सेलर बायर मजा ले लिया, लेकिन जो गवर्नमेंट था उसका क्या हो गया, वो मायूसी छा गया। क्यों छा गया, क्योंकि उसका जितना भी शेयर था रिगार्डिंग टैक्स वो गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है, राइट। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट दुखी हो गया, यहाँ से स्टेट गवर्नमेंट दुखी हो गया, राइट। जब हमारा प्राइम मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, राइट, हमारा फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैंने बोला, सॉरी माफ कीजिएगा, जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे यशवंत सिन्हा, तब जो स्टेट का फाइनेंस मिनिस्टर थे उससे बुलाया एंड एक मीटिंग अरेंज किया, जहां पे उसने बताया, हर स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर को ये बताया, देखो भाई ये होने से सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या हो रहा है ना, कैपिटल गेन लॉस हो रहा है। कैपिटल गेन के ऊपर जो भी टैक्स आना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं मिल रहा है। एंड देखो स्टेट गवर्नमेंट भाई लोग, तुम लोगों का भी क्या लॉस हो रहा है, स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू लॉस हो रहा है। तब यशवंत सिन्हा ने बताया, हर स्टेट में जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे उसको बताया, उन लोगों को बताया कि आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, आपका एक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कर लीजिए, राइट।
हर स्टेट में क्या होता है, हर प्रॉपर्टी का एक स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन होता है। अगर मान लीजिए सेल कंसिडरेशन, क्या सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ रहा है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कम आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, जितना भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होगा उससे मान लेंगे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, जिसके ऊपर आपको क्या मिल जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी मिल जाएगा। एंड फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन अगर हमने स्टाम्प ड्यूटी को मान लेंगे तो कैपिटल गेन भी ज्यादा हो जाएगा, हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उसका शेयर मिल जाएगा, राइट। मैंने कुछ स्टाइल मानने के लिए यहाँ पे लिखा है, जो बताया वही बात लिखा हुआ है, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो उसे स्किप कर सकते हैं, राइट। देन जब किसी प्रॉपर्टी का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होगा, स्टाम्प ड्यूटी इम्पोज्ड ऑन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एग्रीमेंट वैल्यू व्हिचएवर इज हायर, राइट, व्हिचएवर इज हायर। मान लीजिए मैंने प्रॉपर्टी 2 करोड़ रुपए में सेल किया, अगर मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए में एंड 1 करोड़ रुपए ब्लॉक में ले रहा हूं, तभी मेरा क्या होगा, मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू उसका कितना है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 2 करोड़ रुपया है एंड मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं 1 करोड़ रुपए में, व्हिचएवर इज हायर दैट इज ₹2 करोड़ विल बी क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी मान लिया जाएगा। उसी 2 करोड़ के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी लेवी होगा एंड उसी 2 करोड़ को हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, राइट। चलिए पढ़ते हैं सेक्शन 50। इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी शुड बी कैपिटल एसेट, राइट। अगर आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल एसेट है एंड उसी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, एंड वेयर जो भी आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, यहाँ पे लॉ मेकर ने कुछ मार्जिन तो लिया, ये होगा तो चलेगा, अगर इतना रुपया वो गप्पलबाजी कर रहे हैं तो चलेगा। जैसे कि अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मोर देन 105% ऑफ कंसिडरेशन हो रहा है, राइट, देन फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, देन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फॉर एन एग्जांपल, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी को हमने 1 करोड़ रुपए में सेल कर रहे हैं, राइट, मान लीजिए उसका वैल्यूएशन है, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 1.5 करोड़, राइट, जितना हमने सेल कंसिडरेशन पाया उसका 5%, दैट मीन्स लॉ मेकर ने 5% क्या कर दिया, माफ कर दिया। अगर 5% में आप इधर उधर सेल प्राइस कर रहे हो तो आपको हम बेनिफिट दे देंगे, सेल प्राइस को, एग्रीमेंट प्राइस को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। अगर 105% से ज्यादा हो रहा है, हमारा एग्जांपल में यहाँ पे 105% कितना आ रहा है, 105 आ रहा है 1.05 करोड़, राइट, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है 1.5 करोड़, राइट, देन ये वाला जो 1.5 करोड़ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है उसके ऊपर उससे हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटिंग कैपिटल गेन एंड उसी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी इंपोज कर दी जाएगी, राइट। आई होप यू ऑल आर क्लियर टिल दिस पॉइंट। चलिए आगे। अगर मान लीजिए मेरा जिसको मैंने सेल कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 40 लाख रुपीस, मान लीजिए जिसका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 60 लाख रुपीस, राइट, उससे हम बोलते हैं सर्कल रेट। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, सर्कल रेट बोलते हैं, राइट। मान लीजिए एसडीबी इज फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इस केस में क्या हो जाएगा, एसडीबी आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। सर कैसे होगा, देखिए आपका सेल कंसिडरेशन कितना है 40 लाख है, उसका 105% निकालिए, जितना भी आएगा 40 लाख का 5% आ जाएगा आपका 2 लाख, 40 लाख का 5% आ जाएगा 2 लाख, दैट मीन्स 42 लाख हो जाएगा आपका सेल वैल्यू का 105%, 42 लाख हो जाएगा। एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन कितना हो जाएगा 60 लाख हो जाएगा।
इस केस में अगर स्टाम्प ड्यूटी ये 42 में कहां से लाया, दैट इज 105% इंटू सेल वैल्यू, ये आ गया 42 लाख। अभी हम 42 लाख के किसके साथ कंपेयर करेंगे, 60 लाख से कंपेयर करेंगे। जो भी हायर होगा उससे हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, एंड उससे हम क्या मान लेंगे, उसके ऊपर हम स्टाम्प ड्यूटी लगा देंगे, राइट। चलिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है आपको सेल वैल्यू है 1 लाख रुपया, एसडीबी है 1 लाख 2 रुपया, तो सेल वैल्यू का 105% कितना आ जाएगा ना सर, 1,05,000 आ जाएगा। तो अभी 1,05,000 को हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, 102 के साथ कंपेयर करेंगे, तो ये लिमिट में आ रहा है। दैट मीन्स एसडीवी इज नॉट मोर देन, दैट मीन्स मैं ये आपको यहाँ पे कह सकता हूँ SDV value is less than 105% of sale value. In that case, sale value will be your क्या हो जाएगा, FVOC full value of consideration हो जाएगा, राइट। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी का वैल्यू है 1 लाख, तो SDV वैल्यू है 1,04,000, तो जो भी डिक्लेरेशन वैल्यू हम दे रहे हैं, एग्रीमेंट कर रहे हैं 1 लाख रुपया का, उसका 105% निकाल लीजिए, 105% आ जाएगा आपका 1,05,000। तो उससे कंपेयर करेंगे एसडीबी वैल्यू के साथ, जो एसडीबी वैल्यू के साथ यहाँ पे क्या आ रहा है ना, एसडीबी वैल्यू इज लेस देन 105% ऑफ सेलिंग प्राइस और एग्रीमेंट प्राइस। इन दैट केस जो भी हमारा सेल प्राइस है और एग्रीमेंट प्राइस है उससे हम क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, राइट। यहां पे आ जाए आप, थर्ड केस में आ जाए, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी का सेल वैल्यू है 1 लाख रुपया, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 1,07,000, तो हमने क्या बताया था, सेलिंग प्राइस का 105% कितना आ रहा है, 1,05,000 आ रहा है। उससे किसके साथ कंपेयर करेंगे, एसडीबी वैल्यू से कंपेयर करेंगे। अगर ये एसडीबी वैल्यू क्या आ रहा है, 105% से ज्यादा आ रहा है, 105% ऑफ सेलिंग प्राइस से ज्यादा आ रहा है एसडीबी वैल्यू, इन दैट केस एसडीबी वैल्यू हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट। आई होप यू ऑल आर क्लियर। तो ये वाला केस में देख लीजिए, ये एग्जैक्ट आ रहा है 105%, राइट। तो उसी केस में सेलिंग प्राइस भी जितना होगा उससे मान लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, क्योंकि हमारा कंडीशन ये है, अगर हमारा एसडीवी वैल्यू is more than 105% of selling price or agreement price, in that case SDV value will be your full value of consideration, otherwise your selling price or agreement price will be your fair value of consideration, right। तो चलिए आगे, यहां पे और एक इंटरेस्टिंग केस है, मैं आप ध्यान से देखिए, राइट। अगर किसी आसेसी को स्टाम्प वैल्यूएशन को, एसडीवी को लेकर, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को लेकर कुछ भी दिक्कत है, वो एओ के पास जा सकता है। सर एओ कौन है, असेसिंग ऑफिसर, जो कि आपका इनकम असेस कर रहा है, उसके पास असेसी जा सकता है, राइट। अगर एओ को लगा यहाँ पे जो भी स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन है वो क्या है, ज्यादा है, दैट मीन्स इन जस्टिफाइड टू असेसी, वो असेसी के लिए जस्टिफाइड नहीं हो रहा है, तो वो केस को ये किसके पास रेफर कर सकता है, जो भी आपके पास स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यूएशन ऑफिसर होगा उससे वो रेफर कर सकता है, राइट, उससे वो रेफर कर सकता है। यहां पे जो वैल्यूएशन ऑफिसर आएगा उसका 3 केस होगा, जिसको मैंने यहां पे एग्जाम्पल में दे रखा है। प्यारा सा एग्जाम्पल ले, मैं कोशिश करूंगा आपको ये वाला एग्जाम्पल दीजिए, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए ये कोई मिस्टर एक्स था, राइट, ये कोई क्या था, मिस्टर एक्स था, जिसने एक हाउस प्रॉपर्टी लिया था प्रीवियस ईयर 1-2 में,
एंड जिस 5 लाख में लिया था, राइट। प्रीवियस ईयर 1920 में उसी हाउस प्रॉपर्टी को क्या कर दिया, सेल कर दिया फॉर ₹40 लाख में सेल कर दिया, राइट। मान लीजिए स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है 50 लाख है। हम किसके किसके साथ कंपेयर करेंगे, किससे किसके साथ कंपेयर करेंगे, 105% दैट इज ऑफ सेलिंग प्राइस। 40 लाख का 105% आपका आ रहा है 42 लाख। उससे हम कंपेयर करेंगे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के साथ। जो भी अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन ज्यादा होगा तो एसडीबी को हम फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, राइट। मान लो आरसीसी को ये जो भी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था वो सैटिस्फाइड नहीं था। आरसीसी वहां पे क्या नहीं था, सैटिस्फाइड नहीं था, राइट। एसडीबी इज डिस्प्यूटेड। एसडीबी यहाँ पे कंडीशन है, वाला पॉइंट में मैं बाद में आ रहा हूं। मान लीजिए आरसीसी क्या है, सैटिस्फाइड नहीं है एंड उसी एसडीबी को लेकर कहीं पे भी डिस्प्यूटेड नहीं है। दैट मीन्स आरसीसी कोर्ट में नहीं गया है, राइट। कहीं पे भी इस स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन को लेकर आरसीसी ने कॉम्प्लेन नहीं किया, तो ये सीधा किसको रेफर कर सकता है, किसके पास जा सकता है। आरसीसी रो के आ रहा है, देखो भाई मैं तो 40 लाख रुपया क्या लिया, कंसिडरेशन लिया, लेकिन सेक्शन 50C के वजह से मेरे ऊपर कितना रुपया आ रहा है, 50 लाख का क्या आ रहा है, कंसिडरेशन आ रहा है। 10 लाख का ज्यादा कंसिडरेशन अमाउंट बढ़ जाएगा, जिसके ऊपर मेरे को क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। रो के बिल्कुल माउस ही छा गया है। वो आ रहा है, किसके पास आ रहा है, असेसिंग ऑफिसर के पास आ रहा है, राइट। असेसिंग ऑफिसर उससे देखकर, ये मिस्टर एक्स को देखकर बिल्कुल रो पड़े मीन्स मिस्टर असेस एक्स तुम्हारा क्या हाल हो रखा है। तो वो क्या हो गया, असेसिंग ऑफिसर भी क्या हो गया, और थोड़ा इमोशनल हो गया। तेरा साथ ये क्या हो गया मिस्टर एक्स, क्यों आपको तेरे से इतना रुपया चार्ज कर रहा है, एसडीबी वैल्यू 50 लाख क्यों इम्पोज हो रहा है, ये आपके लिए जस्टिफाइड नहीं है। ये भी किसने जस्टिफाइड कर दिया, असेसिंग ऑफिसर जस्टिफाइड कर दिया कि ये तेरे ऊपर जो भी हुआ है बिल्कुल अन्याय हुआ है, वो सही नहीं है। तब असेसिंग ऑफिसर क्या कर रहा है, वो फॉरवर्ड कर रहा है केस को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। वो क्या कर रहा है, केस को फॉरवर्ड कर रहा है, राइट। मान लीजिए ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर था, ये मिस्टर एक्स का वाइफ का बॉयफ्रेंड था। ध्यान दीजिए, मिस्टर एक्स का वाइफ का बॉयफ्रेंड था। तो छोड़ो, आप मान लीजिए कोई दुश्मन था, तो उसने क्या किया, जब ये देखा एसडीबी वैल्यू 50 लाख है, तो उसने बता दिया वो नहीं 50 लाख नहीं, वो तो 70 लाख होना चाहिए। समझ रहे हो ना बात मैं क्या बोल रहा हूं। वैल्यूएशन ऑफिसर क्या कर दिया, जो भी पहले से एसडीबी वैल्यू था जिसके ऊपर आरसीसी डिससैटिस्फाइड है, उसने फिर उससे क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। इन दैट केस क्या होगा, अगर ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इंक्रीज हो रहा है बाय वैल्यूएशन ऑफिसर, इन दैट केस पहले से जो आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन था उससे फाइनल एसडीबी मान लिया जाएगा। उससे क्या मान लिया जाएगा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू मान लिया जाएगा, राइट। अगर मान लीजिए ये थोड़ा अच्छा वाला इंसान था, वो बोला नहीं, वो तो 50 लाख नहीं होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, 45 लाख होना चाहिए। अगर जो आपका क्या था, वैल्यूएशन ऑफिसर था, दूसरे वाला केस में ये बता रहा है वो थोड़ा अच्छा इंसान था, वो बोला नहीं आपके साथ एक्चुअली अन्याय हुआ है, वो कितना होना चाहिए था, एसडीबी वैल्यू 45 लाख का होना चाहिए था। इन दैट केस इस E45 को क्या मान लिया जाएगा, एसडीबी मान लिया जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली योर फ्यूल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन विल बी 45 लाख हो जाएगा। मान लीजिए ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर था, ये जो ऑफिसर था मिस्टर एक्स, जो हमारा असेसी था, उसका कोई दोस्त था।
उसने क्या कर दिया, ये वाला एसडीबी 50 लाख को क्या कर दिया, उसने बोला नहीं नहीं एसडीबी वैल्यू 30 लाख होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 30 लाख होना चाहिए। मैंने 3 केस यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, पहले तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ये लास्ट वाला केस है। वैल्यूएशन ऑफिसर कितना डिक्लेयर कर रहा है, 30 लाख डिक्लेयर कर रहा है। देखिए वैल्यूएशन दे दिया वैल्यू 30 लाख एंड आरसीसी खुद डिक्लेयर कर रहा है उसका सेलिंग प्राइस 40 लाख। तो आप बताओ ना हम कितना लेंगे, आरसीसी तो खुद बता रहा है मेरा सेलिंग कंसेशन 40 लाख है, तो इन दैट केस हम 40 लाख को क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, राइट। और एक बार मैं आपको यहां पे डिस्कस कर देता हूं, अगर मान लीजिए जो एसडीबी को लेकर सैटिस्फाइड नहीं है एंड ये एसडीबी कहीं पे डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए, ये वाला कंडीशन को याद रखना। अगर ये दो कंडीशन सैटिस्फाइड है, आरसीसी पहले केस में डिससैटिस्फाइड है एंड उससे लेकर कहीं पे भी क्या नहीं है, डिस्प्यूटेड नहीं है, तो आरसीसी ऑफिसर कहां जा सकता है, एओ के पास जा सकता है, सॉरी आरसीसी जा सकता है एओ के पास। एंड अगर एओ को सही लगा कि इंटेंशन ऑफ मिस्टर एक्स इज वैलिड, तो उसके साथ एक्चुअली अन्याय हुआ है, तो वो उससे क्या कर देगा, वैल्यूएशन ऑफिसर के पास फॉरवर्ड कर देगा। अगर मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर 3 केस आ सकता है, मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर इस टर्म वैल्यू को और बढ़ा दिया, पहले से तो मैंने डिसैटिस्फाइड था आरसीसी और उसने क्या कर दिया 70 लाख कर दिया, तो जो भी पहले वाला एसडीबी था उससे फाइनल एसडीबी मान लिया जाएगा। अगर मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर थोड़ा अच्छा इंसान निकला एंड वो बता रहा है एसडीबी 50 लाख नहीं होके 45 लाख होना चाहिए, तो इन दैट केस एसडीबी कितना हम मान लेंगे, 45 लाख मान देंगे। और मान लीजिए ये जो वैल्यूएशन ऑफिसर मिस्टर एक्स का बिल्कुल बेस्ट फ्रेंड निकला, रिलेटिव निकला एंड जो डिक्लेयर कर रहा है एसडीबी फॉर 30 लाख, तो देखिए एसडीबी आ रहा है 30 लाख, आरसीसी खुद डिक्लेयर कर रहा है मेरा सेलिंग प्राइस 40 लाख, तो इन दैट केस हम 40 लाख को क्या मान लेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे, राइट। आई होप यू ऑल आर कॉन्सेप्चुअली क्लियर टिल दिस पॉइंट। तो चलिए आगे, यहां पे मैंने कुछ एग्जाम्पल दे रखा है आपके लिए। 1 लाख, एसडीबी 1,08,000, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका कितना आ जाएगा, 1,08,000 आ जाएगा, क्योंकि हम एसडीबी को किसके साथ कंपेयर करेंगे, जो भी सेलिंग प्राइस आया है उसका 105, दैट इज हो जाएगा आपका 1,05,000 एंड 1,05,000 1,08,000 जो भी ज्यादा आएगा वो हो जाएगा आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। मान लीजिए वैल्यूएशन ऑफिसर ने आपको डिक्लेयर किया 1,04,000, तो इन दैट केस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा 1,04,000। इन दैट केस हम नहीं कंपेयर करेंगे 105% ऑफ सेलिंग प्राइस को। मैं और एक बार बता रहा हूं, अगर वैल्यूएशन ऑफिसर ने ये बात बोल रहा है कि ये वाला जो भी वैल्यू था वो मान लीजिए 104,000 है, तो इन दैट केस हमने 105% को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि आरसीसी ने जो गया था आरसीसी एओ के पास एंड जो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जो केस फॉरवर्ड हुआ वो तो खुद डिक्लेयर कर रहा है ना 1,04,000, तो उसी 1,04,000 को हम फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लेंगे। आई होप यू आर गेटिंग टू मी, ओके ओके। लिख के रखा है नो टॉलरेंस ऑफ 5% इन केस वैल्यूएशन ऑफिसर वैल्यूएशन ऑफिसर जो भी वैल्यूएशन दे रहा है इन दैट केस हम 5% वाला टॉलरेंस को चेक नहीं करेंगे, 5% वाला टॉलरेंस को चेक नहीं करेंगे, राइट। ओके चलिए यहां पे और एक एग्जांपल है। मान लीजिए कोई मिस्टर हरी था जिसने एक परचेज लिया था मुंबई में फॉर ₹15 लाख में। वो क्या किया था, कोई हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया था, राइट। कब लिया था, प्रीवियस ईयर 1-2 में लिया था। ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 9-10 ही इनकर्ड फॉर 5 लाख फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, दैट इज योर
कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। इस प्रॉपर्टी को कुछ मॉडिफाई करने के लिए वो 5 लाख रुपया एक्सपेंसेस किया। ऑन फर्स्ट ऑफ जुलाई 2019 उसने क्या किया, उस जो भी प्रॉपर्टी था उसे क्या कर दिया, ही सोल्ड सच प्रॉपर्टी टू मिस्टर हरी फॉर रुपीज 80 लाख। 80 लाख में वो प्रॉपर्टी को बेच दिया। मिस्टर कॉबी पेड स्टाम्प ड्यूटी 5.52 लाख। ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्टाम्प ड्यूटी कॉबी ने कितना पेमेंट किया, 5.52 लाख का स्टाम्प ड्यूटी पेमेंट किया, जो कि कितना परसेंट है, 6% है। एंड स्टाम्प ड्यूटी का रेट कितना है, 6% है। मान यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं पेमेंट कर रहा हूँ स्टाम्प ड्यूटी 5,52,000 का, जिसका रेट है 6%। आप मेरे को यहाँ बता सकते हैं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? दैट विल बी योर 5.52 डिवाइडेड बाई 6%। बोलो ना हाँ। अरे भाई मैं 5.52 स्टाम्प ड्यूटी दे रहा हूं स्टाम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के ऊपर, जिसका रेट है 6%। इन दैट केस एसडीवी कितना आ जाएगा, 5.52 बाई 6%। मान लीजिए एसडीवी है एक्स, रुपीज एक्स, रेट कितना है 6%। देन आपका स्टाम्प ड्यूटी कितना आ जाएगा, रुपीज एक्स इंटू 6%। ओके, तो मेरे को एक्स चाहिए, दैट इंप्लाइज स्टाम्प ड्यूटी यहाँ पे कितना दे रहा है, 5.52 लाख इज इक्वल टू एक्स इंटू 6%। दैट इंप्लाइज एक्स आपका कितना आ जाएगा, 5.52 डिवाइडेड बाई 6% आ जाएगा आपका एक्स। ओके ओके। ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना इनकर्ड हुआ है, मिस्टर हरी का 1% इनकर्ड हुआ है। ध्यान दीजिए, ट्रांसफर एक्सपेंसेस किसका ऊपर जाएगा, सेलिंग प्राइस के ऊपर ट्रांसफर एक्सपेंसेस जाएगा, राइट। कंप्यूट कैपिटल गेन, कंप्यूट कैपिटल गेन, वो कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए आपको यहां पे आस्क किया है, पूछा है, राइट। कैपिटल गेन कब कंप्यूट होगा, जब 45(1) के हिसाब से जब एसेट क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, दैट इज प्रीवियस ईयर 1920, दैट इज योर असेसमेंट ईयर कितना हो जाएगा, 2021 असेसमेंट ईयर के लिए कैपिटल गेन कैलकुलेट किया जाएगा। यहां पे फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आपका कितना हो गया, ध्यान दीजिए, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना हो जाएगा, देखिए देखिए प्राइस कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस है 80 लाख। मैं क्या बताया था, एसडीवी वैल्यू अगर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है 105% ऑफ सेलिंग प्राइस का, राइट। हमने ऑलरेडी एसडीवी वैल्यू कैलकुलेट कर रखा है, जो भी हमारा आ रहा था 5.52 लाख डिवाइडेड बाई 6%, वो आ रहा था एसडीवी वैल्यू कितना, 92 लाख। 80 लाख का 105% कितना आ रहा है, 82 लाख। अगर उससे ज्यादा होगा तो एसडीवी को हम क्या मान लेंगे, फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन मान लेंगे, राइट। आई होप यू आर गेटिंग मी, ओके। सेक्शन 48 में हम क्या कर रहे थे, जो भी फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आ रहा था उससे हम क्या कर रहे थे, जो भी एक्सपेंसेस ट्रांसफर हो रहा था उससे हम डिडक्ट कर रहे थे, राइट। यहाँ पे एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर जो भी इनकर्ड हो रहा है उससे हम डिडक्ट कर देंगे। एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी परसेंटेज है उसका सेलिंग प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होगा, दैट इज 1% ऑन 80 लाख, दैट इज योर 80,000, राइट। आपका नेट कंसीडरेशन कितना आ गया, नेट कंसीडरेशन सर आ गया 91,20,000 मेरा नेट कंसीडरेशन आ गया, राइट। यहां तक आपको मेरा समझाना था, बाकी जो है आप कर सकते हैं, जैसे कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मैं हालांकि यहाँ पे कैलकुलेट नहीं किया, आपको बता देता हूं। प्रॉपर्टी वो कब लिया था, 0102 में लिया था। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना आ जाएगा, देखिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज इक्वल टू 15 लाख इंटू
इंडेक्स ऑफ, कौन सा ईयर का इंडेक्स लेंगे, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ, किस ईयर में ट्रांसफर हुआ, किस ईयर में ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे था 19-20 में ट्रांसफर हुआ, 19-20 में आपका इंडेक्स का था 289, वो था 19-20 का इंडेक्स, राइट, डिवाइडेड बाय जिस ईयर में आप एसेट एक्वायर किया था, दैट इज 1-2 में जो भी इंडेक्स था, दैट इज योर कितना, दैट इज योर कितना था, 100 था। ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, राइट। सर यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट भी क्वेश्चन में, ताकि कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट नहीं, हमको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेना है, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल एसेट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट है, राइट। अच्छा, कब ये इनकर किया था, 5 लाख रुपया, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट कितना आ जाएगा, 5 लाख इंटू इंडेक्स ऑफ ईयर जब ये इनकर हुआ था 9-10 में, राइट, ये उसी ईयर का इंडेक्स डिवाइडेड बाई जिस ईयर, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा, जिस ईयर में इनकर्ड हुआ था वो आ जाएगा नीचे, 9-10 का इंडेक्स ये आ जाएगा नीचे आ जाएगा, एंड जिस ईयर में ट्रांसफर हुआ दैट इज 19-20 का इंडेक्स ऊपर आ जाएगा, राइट। ये तो आपका है 289, ये आप थोड़ा नेट में सर्च कर दीजिए और बुक्स में देख लीजिए, जितना आएगा वो हो जाएगा। आपको इंडेक्स को रखने की कोई जरूरत नहीं, वो हमेशा क्वेश्चन में दे रखा होगा, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है एंड आ रहा है, राइट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो जरूर 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 आपका क्या देना, प्यारा सा नन्हा सा जो भी लाइक है, जो भी है वो आप जरूर आपका रिप्लाई देना पड़ेगा, आपको रिप्लाई देना ही पड़ेगा, क्योंकि आप रिप्लाई देंगे तो मेरे को थोड़ा क्या मिलेगा उससे, क्या कहते हैं, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा नन्हा सा प्यारा सा वीडियो बना सकूं, राइट। ओके, इसके बाद आपका आ रहा है राइट, ये 50C सेक्शन 50C का कुछ पोर्शन बाकी है, उससे अभी हम कंप्लीट करें, राइट। ओके, मान लीजिए एसडीबी ऑन व्हिच डेट, किस डेट का एसडीबी हम लेंगे, मैंने आपको बताया था, पहले से बता रखा है। इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में अगर सेल हो रहा है, एक दिन में एग्रीमेंट हो रहा है, एक दिन में पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, रजिस्ट्रेशन और दिन में हो रहा है, इन दैट केस कौन सी डेट का हम एसडीबी लेंगे, एग्रीमेंट डेट का लेंगे या रजिस्ट्रेशन का डेट का लेंगे। ध्यान दीजिए, हमेशा 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 नॉर्मली हम रजिस्ट्रेशन डेट का क्या लेंगे, एसडीबी वैल्यू लेंगे, बट हम एग्रीमेंट डेट का भी एसडीबी ले सकते हैं। कब ले सकते हैं, जब ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, मान लीजिए सेलर ने क्या कर रखा है, कुछ अमाउंट रिसीव करके रखा है ऑन और बिफोर एग्रीमेंट डेट, एग्रीमेंट डेट और एग्रीमेंट डेट से पहले अगर हमने कुछ पैसा रिसीव करके रखा है इन फॉर्म ऑफ अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट और एनी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मेथड, दैट इज योर आईएमपीएस हो सकता है, आरटीजीएस हो सकता है, एनईएफटी हो सकता है, और एनी अदर फॉर्म आज में भी प्रिस्क्राइब्ड। अभी तक किसने कुछ प्रिस्क्राइब नहीं हुआ है, आगे आ सकता है, फोन पे या पेटीएम वाला जो भी आपका है, गूगल पे वाला है, वो आ सकता है, राइट। ओके, यहाँ हम दे रखा है, नॉर्मली स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू टेकन at the existed on the registration date, it can be taken value existed on the agreement date if seller receives some payment in account pay check or account pay demand draft or any other form of electronic payment and any other method as may be prescribed। अगर इस मेथड से एसएससी पेमेंट रिसीव कर रखा है तभी हम क्या ले सकते हैं, एक का ले सकते हैं।
चलिए ये थोड़ा आज का ये वाला क्लास, तो चलिए बाद 2 पे उस ए को 50 डी को आज हम निपटा देंगे, राइट। चलिए मिस्टर एक्स था वो एक हाउस प्रॉपर्टी ले रखा था जिससे सेल कर रहा है 50 लाख में। किससे सेल कर रहा है? मिस्टर वाई को सेल कर रहा है, राइट। एग्रीमेंट किस डेट में हुआ? मान लीजिए 16 जुलाई 2019 को एग्रीमेंट हो गया, राइट। ओके, एसडीबी ऑन सच डेट कितना था? 60 लाख था, राइट। बट रजिस्ट्रेशन किस दिन हुआ? मान लीजिए मिस्टर वाई का जो हम क्या बोलते हैं मैंने शुभ मुहूर्त जो बोलते हैं वो कब आ रहा है? 14 फेब को आ रहा है। वो उस दिन को रजिस्ट्रेशन करेगा, मगर 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 उस दिन को एसडीबी क्या हो गया है? इंक्रीज हो रहा है, दैट इज 72 लाख हो रहा है। मैं आपको आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, एसडीबी हर ईयर चेंज होता है, हर ईयर वैल्यूएशन होता है एंड अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है, राइट, होता है, राइट। एंड यहां पे दे रखा है जिस दिन एग्रीमेंट हुआ मिस्टर एक्स ने अकाउंट पे चेक के माध्यम से 1 लाख रुपया रिसीव कर रखा था, राइट। When we will calculate CG for Mr. X, the fair value of consideration will be 60 लाख लेंगे, 72 लाख क्यों नहीं लेंगे? ध्यान दीजिए, हम किसके साथ कंपेयर करेंगे? हमने आपको बताया था जितना सेलिंग प्राइस है उसका 105%। सेलिंग प्राइस कितना है? 50 लाख। 50 लाख का 105% जितना आएगा उससे किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? किसके साथ हम कंपेयर करेंगे? एसडीबी वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एसडीबी 2 डेट का आ रहा है, एक एग्रीमेंट डेट का आ रहा है 60 लाख एंड एक आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन डेट का 72 लाख। 72 लाख हम एसडीबी किस डेट का लेंगे? हम एसडीबी नॉर्मली रजिस्ट्रेशन डेट का ले रहे हैं। बट अगर आपसे सेलर ने कुछ पेमेंट रिसीव कर रखा है ऑन और एग्रीमेंट थ्रू अकाउंट पे चेक और अकाउंट पे डिमांड ड्राफ्ट, इन दैट केस एसडीबी एग्रीमेंट डेट का हम ले सकते हैं, राइट। मान लीजिए ये आपका आ गया 50.5, ये आ गया आपका 52.5 आ गया, ये आ गया आपका 52.5 एंड मैं बता दूं ये आ गया आपका 52.5, तो ये तो 72 कैंसिल हो गया, 60 से कंपेयर करेंगे एंड जो हायर आएगा, हमने क्या बता रहा था, अगर एसडीबी 105% ऑफ सेलिंग प्राइस से ज्यादा हो रहा है, इन दैट केस एसडीबी विल फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, राइट। तो कैपिटल गेन पर्पस के लिए एसडीबी मेरा यहां कितना आ जाएगा? राइट, ओके। will be taken at a source value that existed on the date of agreement as some payment has been made through account pay check. I hope are conceptually clear till this point. तो चलिए आगे वाला पॉइंट में ये बोलता है, व्हाट इफ अकाउंट पे चेक रिसीव्ड 16 ऑफ जुलाई 19 को बट क्लियर हो रहा है 19 ऑफ जुलाई 19 को। ध्यान दीजिए, अगर ये रिसीव हो रखा है 16 ऑफ जुलाई को, क्लियर हो रहा है 19 ऑफ जुलाई को, हम ये मान लेंगे, अज्यूम कर लेंगे 16 ऑफ जुलाई को ये क्या हो गया? क्लियर हो गया, दैट मीन्स पेमेंट रिसीव हो गया। देन एसडीबी वैल्यू विल बी टेकन एट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। यहां पे गलत लिखा है, रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ये एग्रीमेंट आएगा। इट इज अज्यूम दैट पेमेंट रिसीव्ड इन 16th, ये भी गलत लिखा है, 16th ऑफ जुलाई 2009, यहाँ पर एग्रीमेंट डेट आ जाएगा। प्लीज करेक्ट कर लेना, यहाँ पे आपका एग्रीमेंट डेट आ जाएगा। थोड़ा लिखना मिस्टेक हो गया, रजिस्ट्रेशन डेट मैंने यहाँ लिख दिया, राइट, ओके।
आपका आ रहा है दैट इज FOBC फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन केस ऑफ एक्सचेंज। अगर मान लीजिए मैं गोल्ड दिया, राइट, क्या दिया, गोल्ड दिया, एंड क्या ला रहा हूं, सिल्वर ला रहा हूं। मैं गोल्ड दिया जिसका वैल्यू था 20 लाख, मैं सिल्वर ला रहा हूं जिसका वैल्यू था 18 लाख। इन दैट केस मैं शायद आपको पहले से ये बता रखा हूं, इन केस ऑफ एक्सचेंज हम कर रहे हैं, इन केस ऑफ एक्सचेंज हम जो भी कर रहे हैं, तो इन दैट केस एक्स के लिए FOB कितना आएगा, जितना वो रिसीव कर रहा है। Y के लिए FOBC कितना आएगा, जितना रिसीव कर रहा है, दैट इज 20 लाख। शायद मैं आपको बताया था पहले, अगर नहीं बताया तो यहाँ पे बता देता हूँ। अगर यहाँ पे एग्जाम्पल याद कीजिए, मार्केट वैल्यू 20 लाख, वो Y को दे दिया जिस मार्केट वैल्यू था 18 लाख। इन दैट केस जितना हमको मिल रहा है वो हो जाएगा हमारा फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। इन केस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एसेट रिसीव्ड इन रिटर्न, राइट, नॉर्मली इट इज डन। जितना हम एसेट रिसीव कर रहे हैं उसका मार्केट वैल्यू हो जाएगा आपका फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। ये आपको लिखा रहा है के माध्यम से डाल दूंगा। ये वाला हमारा ये वीडियो का लास्ट चैप्टर होगा, राइट, लास्ट सेक्शन होगा। सेक्शन 58 में ये बोल रहा है अगर कंसीडरेशन इज नॉट डिटरमिनेबल, राइट, कंसीडरेशन डिटरमिनेबल नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लीजिए ये मिस्टर एक्स था, उसके पास जितना गोल्ड था वो क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है इससे मिस्टर से, राइट, जिसके बदले क्या मिलेगा, मिस्टर एक्स को लाइफ टाइम खाना मिलेगा। लाइफ टाइम क्या मिलेगा, खाने के लिए मिलेगा एंड रहने के लिए एक छोटा सा नन्हा सा घर मिलेगा, राइट, खाना मिलेगा और घर मिलेगा, जिसके लिए मिस्टर एक्स ने क्या कर दिया, जितना भी गोल्ड था वो ट्रांसफर कर दिया, राइट। इन दैट केस जितना भी खाना और घर में रहने के फॉर लाइफ टाइम, उसका तो कंसिडरेशन क्या हो गया, नॉन डिटरमिनेबल हो गया। हम तो डिटरमाइन आज नहीं कर सकते हैं। इन दैट केस क्या हो जाएगा, जो कंसिडरेशन ये दे रहा है, मिस्टर एक्स दे रहा है, जो एसेट दे रहा है, उसका जो फेयर मार्केट वैल्यू होगा उससे हम मान लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, राइट। मिस्टर एक्स कंसिडरेशन इन कंसिडरेशन होल टाइम टेक फूड इन हाउस ऑफ गोल्ड दे दिया, लाइफ टाइम वाई के घर खाना पीना एकदम मस्त मिलेगा। इन सच केस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट ट्रांसफर, राइट। आई होप यू आर गेटिंग टू मी। तो आज जितने हमने पढ़ा रिवाइज कर लेंगे और बाकी पार्ट जो रहा बचा है मैं अगले वीडियो में आपके लिए ला रहा हूं, राइट। तो चलते हैं, क्योंकि है, राइट। तो चलिए आज हमने पहले पढ़ा था सेक्शन 45(1) में बोल रहा था जिस ईयर में एसेट ट्रांसफर होगा उसी ईयर में टैक्स इंपोज किया जाएगा कैपिटल गेन के ऊपर, मगर उससे कुछ है, जैसे कि 45(2) में ये बोल रहा था और कोई कैपिटल एसेट हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी कैपिटल गेन आएगा जिस ईयर वो स्टॉक को हम मार्केट में बेचेंगे उसी ईयर में कैपिटल के ऊपर क्या करेंगे, टैक्स इंपोज करें। प्रोपोर्शनली मार्केट में बेच रहे हैं तो कैपिटल गेन क्या जाएगा, राइट, पढ़ा था। उसके बाद हम अगर स्टॉक इन क्या कर रहे हैं, स्टॉक इन को क्या कर रहे हैं, जिस ईयर हमने कैपिटल कन्वर्ट किया उसी ईयर जो भी गेन आएगा पीजीबी में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड मान लीजिए कैपिटल एसेट को और कोई दूसरे फाइनेंशियल ईयर में बेच रहा हूं, वहां पे जो डिफरेंस आएगा वो कैपिटल
के हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा, जिस डेट में एसेट ने स्टॉक इन ट्रेड से कैपिटल को ट्रांसफर हुआ, उसी दिन का जो भी मार्केट वैल्यू होगा, फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस एसेट का, उससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। उसके बाद हमने एग्जेम्पशन कैटेगरी पढ़ा, में डिस्कस करेंगे, पढ़ा था सेक्शन 45 सेक्शन 5, जहां पे हमने दिखा था एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, इन दैट केस कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा। जिस ईयर में हमें क्या मिलेगा, कॉम्पेंसेशन रिसीव्ड होगा, उसी ईयर में टैक्सेबल होगा। मान लीजिए कॉम्पेंसेशन मेरे को इंस्टॉलमेंट में रहा है, तो इन दैट केस जिस ईयर में मेरे को पहला इंस्टॉलमेंट मिलेगा, उसी ईयर में फुल्ली कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। एंड ईयर ऑफ ट्रांसफर कब हो जाएगा ना, जिस ईयर में मेरा एसेट को कंपल्सरी एक्वायर्ड कर दिया गया, उसी ईयर मेरा हो जाएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, राइट। अगर मान लीजिए एसएससी कोर्ट में केस कर रहा है, उससे कुछ एनहांस कंपनसेशन मिला है, तो एनहांस कंपनसेशन के ऊपर टैक्सेबल कब होगा ना, जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन रिसीव होगा, जिस ईयर में एनहांस कंपनसेशन रिसीव होगा। हमें ये पता है अगर एनहांस कंपनसेशन इंस्टॉलमेंट में रिसीव हो रहा है, तो आज एंड व्हेन रिसीव होता जाएगा, ऐसे ही कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स इंपोज कर दिया जाएगा। अगर सर नहीं के उसका वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, तो उससे रेक्टिफाई कर दिया जाएगा। जो भी कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स इंपोज हुआ है, रेक्टिफाई कर दिया जाएगा एज पर सेक्शन 155। ये आपके लिए एमसीक्यू के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। उस कंपनसेशन हमने पढ़ा था जब हम कोर्ट में जा रहे हैं, किससे कर कंपनसेशन को लेकर, तो कोर्ट दो ऑर्डर जनरली पेश करता है, एक इंटरिम ऑर्डर, दूसरा फाइनल ऑर्डर। जब तक फाइनल नहीं है तब तक हम कैपिटल गेन भी हम एनहांस कंपनसेशन रिसीव कर रखा है, उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, उसके ऊपर टैक्स नहीं देंगे, राइट। और हमने एक सेक्शन कवर किया था सेक्शन 45 सब सेक्शन 1A, जहां पे हमने पढ़ा था डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। एक था नेचुरल कैलामिटीज, दूसरा था रायट, तीसरा था एनिमी अटैक, चौथा था आपका फायर एक्सप्लोड। फायर फटाफट लीजिए, नेचुरल कैलामिटी और था, एनिमी अटैक था, फायर एक्सप्लोजर था। अगर इस चार कारण के वजह से अब क्या हो रहा है, आप एसेट को डिस्ट्रक्शन हो रहा है, इसके ऊपर आप राइट रिलीजमेंट, एंड इफ आपको इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, इन दैट केस जो भी इंश्योरेंस क्लेम आपको मिलेगा, उससे वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन लिया जाएगा, उसी ईयर में टैक्स होगा जिस ईयर में आपको इंश्योरेंस कंपनी से कॉम्पेंसेशन हमको दे रहा है। इन दैट एफवीओसी फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ जाएगा, जो भी फेयर मार्केट वैल्यू होगा उस घर का हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। कोई भी कॉम्पेंसेशन हमने रिसीव नहीं किया, देन उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, अकॉर्डिंगली कैपिटल नहीं आएगा, टैक्स भी नहीं आएगा, नो कैपिटल लॉस होगा, राइट। सेक्शन 50C, सेक्शन 50D इज वेरी वेरी सेक्शन, राइट। यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, अगर सेक्शन 50C आप ध्यान रखना, स्टाम्प राइट, जहां पे हमने ये रखा था, जो भी हम सेलिंग प्राइस डिक्लेयर कर रहे हैं, एग्रीमेंट प्राइस डिक्लेयर कर रहे हैं, अब ये क्या हो रहा है, 105 ऑफ सेलिंग प्राइस एसडी से कम हो रहा है, दैट मींस एसडीवी वैल्यू is more than 105% of selling price. In such a case, fair value consideration will be your SDV, your SDV. अब SDV कोई है पास जा सकता है, के पास रेफर कर ज्यादा दिया
एसडीवी का वैल्यू ज्यादा दे दिया, आज प्रीवियस एग्जिस्ट करता, इन द केस प्रीवियस जो एसडीवी वैल्यू एग्जिस्ट था उससे हम एसडीवी वैल्यू मान लेंगे। अगर वैल्यूएशन ऑफिस कर दिया थोड़ा आता निकला और एसडीवी वैल्यू कुछ कम कर दिया जो कि सेलिंग प्राइस से ज्यादा है, उसी एसडीवी वैल्यू को जो अभी डिक्लेयर वैल्यूएशन ऑफिसर उससे हम मान लेंगे फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। अगर वैल्यूएशन ऑफिसर एसडीवी वैल्यू को डिक्लेयर कर रहा है जो कि सेलिंग प्राइस कम है, इन दैट सेलिंग प्राइस को हम क्या मान लेंगे, तो क्या रखा है एग्रीमेंट डेट पर कुछ अमाउंट ने रिसीव कर रखा है इन फॉर्म ऑफ अकाउंट और अकाउंट पे चेक, इन सच ए केस एसडीवी वैल्यू विल बी टेकन, एसडीवी वैल्यू के बाद हमने पढ़ा था सेक्शन जो भी असर हम दे रहे हैं, जो भी दे रहे हैं वो हो जाएगा आपका वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, जिससे हम आगे चर्चा करेंगे। आज के फिलहाल इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो ला रहा हूं जो बाकी टॉपिक आज मेरा बच गया है आपको यहाँ